आइए हम लोग अपना यूनिट 4 जल प्रदूषण वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उसमें इस चैप्टर को थोड़ा सा हम लोग कल पढ़े थे, थोड़ा सा देखे थे, कुछ चीजें छूट गई थी, इसीलिए इस चैप्टर को हम आज फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। जल प्रदूषण यूनिट 4। देखिए यूनिट 1 हम लोग का इंट्रोडक्शन था, क्लियर है। यूनिट यूनिट 1 हम लोग क्या था, इंट्रोडक्शन था। यूनिट 2 हम लोग का यूनिट 2 हम लोग का पॉल्यूशन था। यूनिट 3 एयर पॉल्यूशन एंड नाउ हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है जो यूनिट 4 है, वो हमारा क्या है, जल प्रदूषण। ठीक, जल प्रदूषण हमारा यूनिट 4 है। जैसे कि जब आप लोग को यूनिट सेकंड पढ़ाए थे तो उसमें हमने बताया था आपको कि जल प्रदूषण क्या होता है, उसको एक्सप्लेन थोड़ा सा मैंने किया भी था। आइए फिर से देखते हैं कि जल प्रदूषण क्या होता है। देखिए जब हमारा कोई फ्रेश वाटर होता है, ठीक, फ्रेश वाटर इन सेंस कि जिसको हम पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, मतलब अपने उपयोग में ला सकते हैं, वही हमारा फ्रेश वाटर है। जिसकी फिजिकल पैरामीटर्स, केमिकल पैरामीटर्स और बायोलॉजिकल पैरामीटर्स सब एग्जैक्ट है। जैसे पीएच हमारा 6.5 से 8.5 के बीच में होना चाहिए, उसके बीच में है। टर्बिडिटी 5 से कम होनी चाहिए, वाटर की टर्बिडिटी 5 से कम है। ठीक, हार्डनेस आपका जितना होना चाहिए 200 उसके अराउंड है। क्या कहते हैं आपका वो टोटल डिजॉल्व सॉलिड, टोटल सॉलिड्स रेंज में है। नाइट्रेट्स की वैल्यू रेंज में है। बीओडी आपका सही है, सीओडी आपके सही है, मतलब जो भी इसके पैरामीटर्स है, फिजिकल चाहे केमिकल चाहे जो भी। स्वाद पानी का बढ़िया है, पानी देखने में गंदा नहीं है, पानी में स्मेल नहीं आ रहा है, तो ये सब इसके पैरामीटर्स हैं। तो जब ये सब पैरामीटर्स पे खड़ा रहेगा तो हमारा पानी क्या कहलाएगा, फ्रेश वाटर। अब उस फ्रेश वाटर को हमने यूज कर लिया, मान लीजिए नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, मान लीजिए हम कपड़े धोने के लिए यूज किए। कपड़ा धोएंगे तो उसमें डिटर्जेंट ऐड होगा। डिटर्जेंट ऐड होगा तो जब डिटर्जेंट ऐड होगा तब उस पानी की फिजिकल पैरामीटर्स, केमिकल पैरामीटर्स क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जो हमारा पानी पीने योग्य है उसके फिजिकल पैरामीटर्स एंड केमिकल पैरामीटर्स में क्या आएगा, बदलाव आएगा। और वो पानी हमारे पीने योग्य या नहाने योग्य नहीं हो जाएगा। डिटर्जेंट ऐड हुआ तो उसकी पीएच वैल्यू में चेंजेस आ जाएगा। वाटर की टर्बिडिटी 5 से बढ़ के 10-20 हो जाएगी, पानी धुंधलापन होने लगेगा, पानी का स्वाद चेंज हो जाएगा, पानी में स्मेल, गंदा स्मेल आने लगेगा, पानी में नाइट्रेट्स की मात्रा में परिवर्तन हो जाएगा। तो बहुत सारे पानी में क्या आ जाएंगे, परिवर्तन आ जाएंगे, जिसको हम कहते हैं पैरामीटर्स में परिवर्तन आना, उसका परिवर्तन हो जाना उससे पैरामीटर्स। ठीक, जिसके वजह से उस पानी की हार्डनेस इंक्रीज कर जाएगी और वो पानी हमारा क्या हो जाएगा, फ्रेश वाटर से पॉल्यूटेड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, शुद्ध जल से अशुद्ध जल में परिवर्तित हो जाएगा। ये तो सिर्फ अभी हमारी बात हुई घरेलू से। ठीक, मान लीजिए कोई उद्योग है, इंडस्ट्री है, ठीक, कोई भी इंडस्ट्री हम ले लेते हैं, ठीक है, उस इंडस्ट्री से वाटर निकलेगा, पॉल्यूटेड वाटर। वो पॉल्यूटेड वाटर को उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट ले जाके किसी फ्रेश वाटर में मिला दिया, जैसे कोई नदी हो गया, तालाब हो गया, ठीक, वहां पे ले जाके उस फ्रेश वाटर को उन्होंने क्या किया, मिला दिया। जिसकी वजह से उस फ्रेश वाटर की भी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज के वाटर होते हैं वो पॉल्यूटेड होते हैं। ठीक, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम प्रेजेंट टाइम दे सकते हैं, आमी नदी, जो हमारे संत कबीर नगर के आसपास से बहती है, संत कबीर नगर में बहती है। ठीक, वहां से आप गुजरेंगे तो देखेंगे, या आप सरदार नगर चल जाइए, वहां पे आपका शुगर केन की, मतलब चीनी की फैक्ट्री है, शराब की फैक्ट्री है। ठीक, तो वहां पे जो नदी है वो क्या हो गई है, उन फैक्ट्री इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्ट वाटर की वजह से क्या हो गई है, पॉल्यूट हो गई है। ठीक, इसके लिए गवर्नमेंट ने कई सारे स्कीम निकाले हैं कि जो इंडस्ट्रीज से वाटर निकलेंगे पहले वो वाटर को क्या करेंगे, वो ट्रीट करेंगे, उनका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक, फिर ट्रीटमेंट करके उस पानी को क्या करेंगे, डिस्पोजल करेंगे नदी या तालाब में। इसी तरीके से हमारे घर से जो पानी निकलता है उसको सीवर कहते हैं। ठीक, सीवर, वो सीवर नाले नाले के थ्रू जाके सीधा हमारे नदी, तालाब, पोखरे में जाके गिरता है।
ठीक। तो उससे बचने के लिए भी हम क्या करते हैं कि गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है कि अब जब भी किसी नदी या नाले में वाटर को डिस्पोजल करेंगे, सीवेज के पानी को, तो उसको हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक। जिसके जिसके लिए जोर शोर पे आजकल चल रहा है मुहिम, जैसे गंगा में देख लीजिए, गंगा को पोल्यूटेड हो रहा, क्यों? क्योंकि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज का पानी डायरेक्ट हम गंगा में फ्लो करा दे रहे हैं। जितने भी हमारे सीवर के वाटर है डायरेक्ट गंगा में फ्लो करा दे रहे थे, लेकिन अब नमामि गंगे करके स्कीम निकली, उसके थ्रू ये आया स्कीम में कि वो जो वाटर है, उस वाटर को हम पहले क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। ठीक। हर जहां भी उसको डिस्पोजल किया जा रहा है रिवर में, वहां पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बैठाया जाएगा, और पहले उस वाटर को ट्रीट किया जाएगा, साफ किया जाएगा, और उसके बाद से उसको नदी में मिलाया जाएगा। हम अपने गोरखपुर में देख सकते हैं कि आजकल रामगढ़ ताल की सफाई बहुत तेजी से चल रही है ना। तो उसमें भी हम क्या करते हैं, शहर के जो सीवर का पानी होता है ले जाके गिरा दिया जाता है। ठीक। तो उससे बचने के लिए भी रामगढ़ ताल में जब सीवर का पानी गिराया जा रहा है, तो वहां पे भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बैठाया जा रहा है। ठीक। वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या करेगा, हमारे जो शहर के पानी जा रहा है गंदा पानी, उस पानी को ट्रीट करेगा, साफ करेगा, और साफ करके वो उसको फिर हम क्या करेंगे, रामगढ़ताल में मिलाएंगे, जिसके वजह से रामगढ़ताल का जो वाटर है वो कम पोल्यूट होगा, और हम उसको भविष्य में अदर पर्पस के लिए भी यूज कर लेंगे, साफ करके। क्लियर है? अगर पानी बहुत ज्यादा गंदा हो जाएगा तो उसको हम साफ करके भी यूज नहीं कर पाएंगे ना, तो उसको हम पहले से ऐसा करें कि कम गंदा रहे। जब कम गंदा रहेगा तो उसका हम फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन करके फिर से हम उसको एज कहते हैं पीने के लिए, नहाने के लिए यूज में हम ला सकते हैं। ठीक। अब जैसे आपका यही, इसमें भी लिखा है कि उद्योग एवं घरेलू पानी का उपयोग होने के पश्चात पानी गंदा हो जाता है। ठीक। जिसकी वजह से पीएच वैल्यू में परिवर्तन हो जाता है, जिससे पानी अम्लीय या क्षारीय हो जाता है। ठीक। इसके अतिरिक्त पानी पृथ्वी पर उपस्थित एवं बेकार पड़ी हुई एवं सड़ी गली वस्तुओं के संपर्क में आकर जल प्रदूषित हो जाता है, जिससे जल प्रदूषण कहते हैं। देखिए वही चीज यहाँ पे आपका लिखा हुआ, जो चीज मैंने आपको बताया कि उद्योगों से या घरेलू उपयोग वाले पानी जब आके आपके फ्रेश वाटर में मिलते हैं तो उनके पीएच में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पे बस इन्होंने एक पीएच को भी एज ए एग्जाम्पल दिया है। ठीक। बस एज ए एग्जाम्पल इन्होंने अभी पीएच को ही रिप्रेजेंट किया है। क्लियर है? तो पीएच हमारा क्या होगा, परिवर्तन होगा, जिससे पानी अम्लीय या क्षारीय हो जाएगा, पानी पीने योग्य नहीं रह जाएगा। ठीक। तो उस पानी को हम क्या कर देते हैं, प्रदूषित जल कह देते हैं। आगे आते हैं। ठीक। ये एक नोट्स में यह चीज लिखा हुआ है कि एक अनुमान के अनुसार विश्व के लगभग 25,000 व्यक्ति प्रतिदिन प्रदूषित जल का सेवन करते हैं, और उनके बीमारी जैसे पीलिया, हैजा इत्यादि रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक। एक अनुमान के अनुसार, जो हमारे वर्ल्ड के, जो दुनिया भर के संस्था है, उन्होंने काफी रिसर्च की, रिसर्च करके उन्होंने एक अनुमान लगाया कि विश्व में लगभग 25,000 व्यक्ति जो है प्रतिदिन क्या कहते हैं, पॉल्यूटेड वाटर का सेवन करते हैं, जिससे उनको विभिन्न विभिन्न तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे पीलिया हो गया, हैजा हो गया, और इन रोगों से वो ग्रसित हो रहे हैं। क्लियर है? ये हमारे इंडियन स्टैंडर्ड, सॉरी, वर्ल्ड के कुछ संस्थाओं ने ये चीज पता लगाया है। ठीक।
ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, जो चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। अब आगे आगे बढ़ते हैं। पानी का प्रयोग, फ्रेश वाटर का हम कहाँ पे उपयोग करते हैं? तो फ्रेश वाटर का सबसे पहला उपयोग हम करते हैं घरेलू आवश्यकताओं में। घरेलू आवश्यकता मैंने खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बगीचे में पानी, ठीक, फिर एयर कंडीशन आदि कार्यों में पानी की आवश्यकता हमको पड़ती है। घरेलू आवश्यकता मैंने खाना हमको बनाना हो, ठीक, कपड़े धोना हो, बगीचे में पानी डालना हो, इन सब के लिए हमको फ्रेश वाटर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, हमारी इंडियन स्टैंडर्ड 1172 1993 के अनुसार, ठीक, इंडियन स्टैंडर्ड 1172 1993 के अनुसार, ठीक, प्रतिदिन एक व्यक्ति कितना पानी खर्च करता है? उन्होंने ये फाइंड किया है कि कुल 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से एक आदमी पानी की जरूरत पड़ती है। एक व्यक्ति को एक दिन में 135 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। ये चीज मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक, इस चीज को मैं आज डिटेल में फिर से बता दे रहा हूँ कि 135 लीटर किस किस हिसाब से? पीने के लिए 5 लीटर पानी इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, कि एक व्यक्ति को पीने के लिए 5 लीटर पानी, नहाने के लिए 55 लीटर पानी, कपड़े धोने के लिए 20 लीटर पानी, फ्लशिंग मतलब बाथरूम फ्लशिंग यूज करने के लिए 30 लीटर पानी, सफाई तथा फर्श धोने के लिए 10 लीटर की पानी, बर्तन की सफाई के लिए 10 लीटर पानी, भोजन बनाने के लिए 5 लीटर पानी। और जब इन सबको हम ऐड करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, तो वो हमारा कितना हो जाता है? 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हो जाता है। ठीक, एक बार फिर से सुन लीजिए, कितना? पीने के लिए 5 लीटर, इंडियन स्टैंडर्ड 1172 1993 के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड जो कोड है, ठीक, इन्वायरमेंट का जो हमारा कोड है IS 1172 1993, उसके अकॉर्डिंग एक व्यक्ति को नहाने के लिए 5 लीटर पानी की आवश्यकता, सॉरी, पीने के लिए 5 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, नहाने के लिए 55 लीटर की, कपड़े धोने के लिए 20 लीटर की, फ्लशिंग के लिए 30 लीटर की, सफाई तथा फर्श के लिए 10 लीटर की, बर्तन की सफाई के लिए 10 लीटर, भोजन बनाने के लिए 55। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 135 लीटर पर पर्सन पर डे। ठीक, एक आदमी को एक दिन में 135 लीटर पर पर्सन पर डे की आवश्यकता होती है। ठीक, अब ऐसा क्षेत्र जहाँ पे फ्लशिंग सिस्टम लागू नहीं है, तो वहां पे प्रति व्यक्ति जल की आवश्यकता 70 लीटर से 100 लीटर के मध्य दिया जाता है। ऐसा जगह जहाँ पे फ्लश की सिस्टम नहीं है, ठीक, जहाँ फ्लशिंग की सुविधा नहीं है, जैसे गाँव हो गया, ठीक, तो वहां पे ये घट के हमारा कितना हो जाता है? 70 से 100 लीटर पर पर्सन पर डे, 70 to 100 लीटर पर पर्सन पर डे हो जाता है। और विकसित क्षेत्रों में इससे 150 लीटर से 200 लीटर पर पर्सन पर डे बढ़ा देते हैं। और विकसित क्षेत्रों जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी हो गया, जैसे दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, वहां पे ये बढ़ के कितना हो जाता है? 150 लीटर से 200 लीटर पर पर्सन पर डे। एक कुछ मुख्य शहर हैं जिसके लिए पर पर्सन पर डे की खपत क्या कहते हैं, वो कैलकुलेट की गई है। दिल्ली के लिए ये जो हमारा पर पर्सन पर डे वाला वो 180 लीटर है। देखिए ये सब विकासशील क्षेत्र है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, तो यहाँ पे पानी की खपत बढ़ गई है, 135 से आकर बढ़ के 180 हो गया। मुंबई में 320 है, कोलकाता में 200 है, चेन्नई में 170 है, बेंगलोर में 110 है, लखनऊ में 110 है, आगरा में 120 है, कानपुर में 210 है, इलाहाबाद में 140 है, वाराणसी में हमारा 120 है, पटना में 120 है, भोपाल में 110 है, हैदराबाद में 215 है, मथुरा में 125 है, और पुणे में हम लोग का 280 लीटर पर पर्सन पर डे है। ठीक, जैसे कि
मैंने अभी आपको बताया कि जैसे जैसे हम विकासशील क्षेत्रों में बढ़ेंगे वहाँ वैसे वैसे वहां पे पानी की खपत आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी पर पर्सन पर अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो इसीलिए मैंने आपको कुछ शहरों का भी बता दिया कि उन शहरों में कितना आपका ये चीज है। ठीक है। अब चलिए उद्योग, ये तो हम अभी तक घरेलू आवश्यकताएं बताएं कि एक घरों में हमारी कितनी आवश्यकता होती है। ठीक। अब देखिए एक चीज और मैंने आपको बताया था कि कैसे हम किसी इसका शहर का या किसी मोहल्ले का वाटर डिमांड बताएंगे। तो उसको बताने के लिए मैंने बताया था तरीका कि वाटर डिमांड कि एक हमारा मोहल्ला है, ठीक, जिसमें इस समय 100 आदमी है। ठीक, उस मोहल्ले में भी इस समय 100 आदमी है। लेकिन जब भी हम भी वाटर सप्लाई या वाटर डिमांड कैलकुलेट करते हैं तो हम उस प्रेजेंट डे के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं। हमको मान लीजिए कोई अपने मोहल्ले में, किसी मोहल्ले में ओवरहेड टैंक बैठाना है, एक टंकी बैठानी है, ओवरहेड टैंक जिसको कहते हैं। ठीक। तो उस ओवरहेड टैंक को जब बैठाएंगे तो वहां पे उसके लिए जब हम बैठाएंगे तो उस प्रेजेंट डे के में कितना मोहल्ले में आदमी है उसके अकॉर्डिंग नहीं बैठेंगे। एक इस समय 10 आदमी है, लेकिन आगे जाके 10 साल 15 साल 20 साल बाद उस मोहल्ले में 1000 आदमी हो जाएंगे तो उस मोहल्ले में वो ओवरहेड टैंक काम का रह जाएगा? नहीं रह जाएगा, उसकी जगह हमको फिर से दूसरा बनाना पड़ेगा। ठीक। तो इसीलिए हम पहले ही क्या कहते हैं कि उस 10 आदमी के जगह पे नहीं, हम 50 साल आगे बढ़ जाते हैं और एक कैलकुलेट करते हैं अनुमान से कैलकुलेट करते हैं कि अगले 50 साल में इस मोहल्ले का पॉपुलेशन क्या होगा। मान लीजिए आज 100 है तो हमने अनुमान लगाया कि 50 साल बाद इस मोहल्ले का पॉपुलेशन 1000 हो जाएगा। ठीक। इस मोहल्ले का पॉपुलेशन कितना हो जाएगा हमारा? 1000 हो जाएगा। क्लियर है? कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तब उस 1000 आदमी के हिसाब से हम पानी का डिजाइन करेंगे। अब मैंने बताया कि एक गोरखपुर शहर में अनुमान हमने लगाया कि 135 लीटर पर पर्सन पर डे पानी की आवश्यकता होती है, ठीक, एक दिन में। तो अगर हम 50 साल में अगर 1000 आदमी है तो 135 गुणे 1000 कर देंगे, हमने जो कैलकुलेट करके आएगा उतने पानी की हमको उस मोहल्ले की आवश्यकता है। तो उसके हिसाब से फिर हम वहां पे क्या कहते हैं ओवरहेड टैंक बैठाएंगे, उस हिसाब से पाइप की सप्लाई करेंगे, कौन सी वाटर पाइप की सप्लाई लाइन हमारी सही रहेगी, उसके हिसाब से फिर उस सब चीजों की हम गणना वहां पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक। ये हमारा हो गया घरेलू आवश्यकताओं में। ठीक। किस किस उपयोग में आता है? खाना बनाने के, कपड़े धोने के, बगीचे में पानी डालने के लिए, फ्लशिंग के लिए, बर्तन धोने के लिए, साफ सफाई के लिए, भोजन के लिए, पानी पीने के लिए। ठीक। कई तरीके की है। अब आगे बढ़ते औद्योगिक में। ठीक। औद्योगिक मैंने इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्री में हमारे होटल हो गए, स्कूल हो गए, अस्पताल हो गए, इन सब में पानी की खपत होती है। तो इन सब का भी पानी का कल हम आपको बताते हैं कितना कितना होता है। तो अगर औद्योगिक उपयोग में 50 लीटर पर पर्सन पर डे होता है। हाँ। तो मैंने आप लोगों को बताया था औद्योगिक उपयोग में कितना, 50 लीटर पर पर्सन पर डे। ठीक। उसके बाद से, ठीक, हाँ, तो इंडस्ट्रीज के लिए जो होता है वो कितना होता है, 50 लीटर पर पर्सन पर डे के हिसाब से हम लोग गणना करके चलते हैं। ठीक, चलिए। अस्पतालों के लिए कितना होना चाहिए, 340 लीटर पर पर्सन पर बेड। यहाँ पे पर बेड के हिसाब से है।
अस्पतालों में अगर 100 बेड तक है तो 340 लीटर पानी, और अगर 100 बेड से अधिक है तो 450 लीटर पानी की हमको आवश्यकता होती है। होटल में 180 लीटर पर बेड के अकॉर्डिंग। छात्रावास है, हॉस्टल है हमारा, तो उसमें 135 लीटर। कॉलेज है तो कॉलेज में 45 लीटर। कोई कार्यालय है उसमें 45 लीटर। सिनेमा घर है उसमें 15 लीटर। बस एवं रेलवे स्टेशन है उसमें 70 लीटर। कारखाना है उसमें 45 लीटर। ठीक। आवास गृह है उसमें 135 लीटर। हवाई अड्डा है तो 70 लीटर। और भोजनालय है तो उसमें 70 लीटर। 70 लीटर पानी की हमको आवश्यकता होती है। ठीक है। एक बार और बता दे रहे हैं कि अगर हमारा कोई हॉस्पिटल है 100 बेड का, ठीक, तो उसमें जो होगा 340 लीटर पानी की हमको आवश्यकता होगी पर पर्सन के अकॉर्डिंग। ठीक। अगर हमारा कोई अस्पताल है जो 100 बेड से ज्यादा का है तो उसमें 450 लीटर पर बेड के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद से हमारा कोई होटल है तो उसमें हमारा 180 होगा। ठीक। अगर हमारा कोई छात्रावास है तो 135 लीटर होगा। हमारा कोई कॉलेज है तो उसमें 45 लीटर होगा। कोई कार्यालय है तो 45 लीटर होगा। सिनेमा घर है तो 15 लीटर होगा। बस स्टेशन है तो 70 लीटर होगा। कारखाना है तो 45 लीटर होगा। एक आवास गृह है तो 135 लीटर होगा। हवाई अड्डा है तो 70 लीटर। और भोजनालय है तो 70 लीटर पानी की हमको आवश्यकता पड़ेगी। ये हमारा किसका हो गया, उद्योग से रिलेटेड बात हो गया। ये किससे रिलेटेड बात हमारा हो गया, उद्योग से। चलिए अब अग्नि भान। ठीक। फायर प्रूफिंग के लिए देखिए, वो फायर प्रूफिंग के लिए भी वाटर की आवश्यकता होती है, आग बुझाने के लिए। अगर कोई हम सिटीज का डिजाइन करते हैं तो वहाँ पे फायर उसको भी, स्टेशन को भी ध्यान में रखते हैं कि अगर किसी शहर में आग लग रही है तो उसके लिए भी पानी का हिसाब लेते हैं। उसके लिए कितना है, 15 लीटर पर पर्सन पर डे। एक दिन में 15 लीटर पर पर्सन के अकॉर्डिंग हम डिजाइन करके चलते हैं कि किसी मोहल्ले में आग लग रही है तो वहां के लिए वाटर की जब डिजाइनिंग करते हैं तो उसमें इसको भी हम जोड़ते हैं। ठीक, कि 15 लीटर पर पर्सन पर डे के अकॉर्डिंग हम जोड़ के रखते हैं कि अगर हमको उस मोहल्ले में आग लग रही है जहाँ 1,000 लोग हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम पानी की इसकी व्यवस्था लेके चलते हैं। ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, वाटर के उपयोग थे। वाटर का उपयोग कहाँ कहाँ हमारा हो गया है, इंडस्ट्री में हो गया है, पानी के लिए हो गया है, आग को बुझाने के लिए हो गया है, सार्वजनिक यूज के लिए, मैंने घरेलू आवश्यकताओं के लिए हो गया है। ठीक। उसके बाद से वेस्टेज, क्षति एवं व्यर्थ, अनागृत पानी कलेक्शन करना या वाटर का लीकेज होना, पाइप में लीकेज होना, मोटर पंप से लीकेज होना। तो हम वेस्टेज को भी ध्यान में रख के चलते हैं कि अगर हमारा वेस्टेज हो रहा है, लीकेज हो रहा है, तो उस, या चोरी वाटर की हो रही है, तो वहां पे कितना होता है, 55 लीटर पर पर्सन पर डे हम लेके चलते हैं। कि मान लीजिए कोई हम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बैठा है, पाइप बैठा है, उस पाइप में क्या हो गया, लीकेज हो गया। ठीक। या पानी की कोई चोरी कर रहा है, या अपव्यय फालतू का खर्च हो रहा है। ठीक। तो इन सब को भी हम ध्यान में रख के ले चलते हैं। तो वो कितना होना चाहिए हमारा, 55 लीटर पर पर्सन पर डे हमारा ये भी चीज होता है, पर पर्सन पर डे। ठीक। उसके बाद से कॉमर्शियल यूज के लिए मैंने आप लोग को बता ही दिया, इंडस्ट्रियल यूज के लिए बता ही दिया, पब्लिक यूज जैसे वॉशिंग स्ट्रीट, मैंने रोड की सफाई, सीवेज फ्लशिंग, सीवेज की फ्लशिंग के लिए। ठीक। तो इन सब के लिए, पार्क में पानी की छिड़काव करने के लिए, स्प्रिंकल करने के लिए। ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को सब चीज समझ में आ रहा होगा।
थोड़ा सा आप लोग को हम वाटर ट्रीटमेंट के बारे में बता देते हैं। डिटेल में हम इस चीज को पढ़ेंगे भी आगे, ठीक, लेकिन थोड़ा सा करके बता देते हैं कि कैसे क्या होता है। ठीक, देखिए अभी मैंने आप लोग को बताया है कि जब भी हम सीवेज के पानी को कहीं पर डिस्पोजल करेंगे, किसी नदी में, नहर में, या पोखरे में, या लेक में, हम उसे क्या करते हैं, ट्रीटमेंट कर लेते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बैठा के उस पानी को हम क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं, थोड़ा सा उसकी पीएच वैल्यूज को, अदर चीज को हम कंट्रोल कर देते हैं, जिससे जो हमारा पानी है वो हमारा कम पॉल्यूट हो। ठीक, इसीलिए हम इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को हम, या ट्रीटमेंट प्लांट को हम बनाते हैं। ठीक, तो उसको बनाने का तरीका क्या होता है, उसको करने का तरीका क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग उस चीज पे भी डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे कैसे हम उसको करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम उन पानी को क्या करते हैं, बड़े उन वाटर, सबसे पहले हमारा क्या होता है, बड़े मटेरियल्स होते हैं। ठीक, बड़े बड़े क्या होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, जैसे हमारा प्लास्टिक हो गया, ठीक, लकड़ी हो गया, इन सब चीजों को हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, उस वाटर की स्क्रीनिंग, एक छानते हैं, जिसको स्क्रीनिंग कहते हैं। ठीक, उस पानी को क्या करते हैं, छानते हैं। छानने के लिए हम उसको क्या करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे। ठीक, जब पानी हम छान लेंगे, देन उसको हम आगे बढ़ाएंगे और उसको हम क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन करेंगे। ठीक, सेडिमेंटेशन या सेडिमेंटेशन एडेड विद कोगुलेंट, जो उसमें कोलाइडल पार्टिकल्स है, बड़े बड़े जो मतलब जो डिजोल्व नहीं है, धूल धक्कड़ है। ठीक, उस धूल धक्कड़ को बैठाने के लिए हम क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन करेंगे, उसको एक जगह ले जाके वाटर में कलेक्ट करेंगे, और वहां पे ले जाके पानी को क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। ठीक, जिससे कि वो अपने ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से वो पानी हमारा क्या होगा, धीरे धीरे नीचे की तरफ हमारा सेटल कर जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, जमीन के नीचे की तरफ हमारा वो सेटल कर जाएगा। सेटल कर जाएगा तो फिर उस पानी को हम फ्लो करा के आगे बहा ले जाएंगे। ये तो हमारा हो गया सेडिमेंटेशन। अब हम क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन एडेड विद कोगुलेंट करेंगे। वो कैसे करेंगे, सेडिमेंटेशन एडेड विद कोगुलेंट, उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें फिटकरी, एलम जिसको कहते हैं, एलम ऐड कर देते हैं। वो एलम क्या करता है, जो डिजोल्व पार्टिकल्स होते हैं, या बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, जो सेल्फ वेट की वजह से नीचे नहीं बैठ पाते हैं, बीच में तैरते रहते हैं, वो उनको क्या करते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन क्रिएट करके उसको जोड़ के फ्लग बना देते हैं, और फिर वो फ्लग बना के फिर उसका वेट बढ़ जाता है, तो वो हमारा नीचे सेटल कर जाता है। ठीक, देन उसके बाद से हम उसका क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन कर देते हैं। सेडिमेंटेशन एडेड विद कोगुलेंट का फिल्ट्रेशन करते हैं, कि जो कोगुलेंट है या अदर पार्टिकल है वो फिल्टर के थ्रू चले। देन हम उसका क्या करते हैं, डिसइंफेक्शन, क्लोरीनेशन या डिसइंफेक्शन करते हैं। क्लोरीन मिला के अब हम उस पानी को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं कि उसमें जो बैक्टीरियाज हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, वो हार्मफुल बैक्टीरियाज हमारे क्या हो जाए, उनकी डेथ हो जाए, और वो पानी हमारे पीने योग्य हो जाए। तो हमारा क्या हो जाता है, डिसइंफेक्शन कहलाता है। फिर डिसइंफेक्शन के बाद फिर हम उसको क्या करते हैं, जहां भी हमको डिस्पोजल करना रहता है, नदी में या तालाब में या पोखरे में, वहां पे उस पानी को ले जाकर डिस्पोजल कर देते हैं। ठीक, फिर वहां पे हम उस पानी को ले जाके छोड़ देते हैं। वो पानी हमारे फिर क्या कहते हैं, नदी में ले जाके छोड़ देते हैं, जिसको फिर वो पानी उसमें जाके उस पानी को कम पॉल्यूट करता है, कम से कम पॉल्यूट करता है। तो आज हम लोग बस इतना ही देखेंगे, इतना ही पढ़ेंगे। ठीक, फिर जब आगे हम लोग कल का लेक्चर जब देखेंगे, तो उसमें देखेंगे जल प्रदूषण के स्रोत, कि हमारे जल प्रदूषण के स्रोत क्या क्या होते हैं। ठीक, कौन कौन से हमारे जल प्रदूषण के स्रोत हैं, इन सबको हम उस वीडियो में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो आज हम लोग बस यहीं तक रहने देते हैं जी।